Welcome students to my YouTube channel. Dear student, today we are going to start a fresh unit that is electrostatics. In this unit, chapter 1 that is electric charges and fields. This chapters includes many topics, but in today's lecture we will discuss about the following topics. First one, introduction. In this section we will discuss about the electricity and electrical behavior of the electrons and the types of electricity. After that we will discuss about the charge. In this section we will discuss about the charge, that is the types of charge, units, dimensions and many more things. After that we will discuss about the detection of the charge. In this section we will discuss that how the charge can be detected, that a body have a charge or not, मतलब कि किसी भी बॉडी पे चार्ज है कि नहीं है, इसको हम डिटेक्ट करने के लिए इस सेक्शन में स्टडी करेंगे। इसके बाद से हम लोग डिस्कस करेंगे कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में, यानी कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद से जो है चार्जिंग बाय मेथड्स ऑफ चार्जिंग की हम बात करेंगे, यानी कि किसी भी बॉडी पर जो है चार्ज किस वजह से या किस तरीके से जो है डेवलप किया जा सकता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है यानी कि चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड से हम जो है डिस्कस करेंगे। इसके बाद चार्ज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके बाद से जो है कुछ होमवर्क प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। लेट अस स्टार्ट द इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है आप लोग जानते होंगे। इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है। बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर या चार्ज के बिहेवियर की वजह से राइज होती है, डेवलप होती है। बेसिकली हम इलेक्ट्रिसिटी अगर हम कॉमनली देखें तो इस फेमिलियर होंगे कि हमारे घर में या फिर जो है मतलब इंडस्ट्रीज में, मतलब बहुत सारे अप्लायंसेस को रन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये बिल्कुल बेसिक फंडा है कि मतलब इलेक्ट्रिसिटी एक तरह का क्या है, एक एनर्जी है, मतलब कि ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज या फिर इलेक्ट्रॉन की बिहेवियर की वजह से एराइज होती है। अब हम इलेक्ट्रिक की टाइप्स की बात करें तो बेसिकली जो इलेक्ट्रिसिटी जो है दो तरह की होती हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट वन इज अ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी बोलते हैं। दूसरी जो टाइप्स होती है इलेक्ट्रिसिटी की वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी या फिर डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अगर हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली क्या होता है कि जैसे फोर्सेस, चार्ज जब स्टैटिक कंडीशन में हो, बिल्कुल रेस्ट पोजीशन में हो, उनकी वजह से जो भी पोटेंशियल एराइज होता है या फिर जो है फील्ड, मतलब कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो उसके चारों तरफ एराइज हो जाती है, या फिर उसकी वजह से जो भी फोर्सेस, अट्रैक्शन या रिपल्सन का जो भी फोर्सेस डेवलप होते हैं, ठीक है, इन सब की स्टडी जो है हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में करते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। बेसिकली एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों ने देखा होगा कि जब कभी भी हम अगर मान लो कि किसी कार के अंदर बैठे हों और या फिर बस में बैठे हों, ठीक है, तो बस का जो बार है उसको जो है हम अगर मान लो कि स्लाइड करते हुए, सीट पे स्लाइड करते हुए अगर हम उसको होल्ड किए हुए हों, या फिर जो है कार का डोर है अगर उसको जो है मतलब हम ओपन करने की कोशिश करते हैं, तो हमें क्या होता है, कभी कभी जो है इलेक्ट्रिक शॉक फील होता है। इलेक्ट्रिक शॉक क्यों फील होता है? ये बेसिकली क्या होता है कि ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होता है। और भी एग्जांपल्स आपने देखा होगा कि जैसे कि आपने देखा होगा कि विंटर सीजन में जब आप स्वेटर अपना जो है उतारते हैं तो उस केस में जो है कभी चट चट की आवाज आपको सुनाई देती है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब जो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब कि चार्जेस जो है मतलब उसके सरफेस पे चार्जेस डेवलप हो जाते हैं। और चूंकि हमारी बॉडी क्या होती है, बेसिकली एक तरह की कंडक्टर होती है, तो इस वजह से हमको जो है कभी मतलब इलेक्ट्रिक शॉक फील होता है या फिर अलग अलग उसका बिहेवियर हम लोग देखते हैं, ठीक है।
इसके बाद से अगर हम डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो वही चार्जेस अगर मोशन की कंडीशन में हो यानी कि मूवमेंट कर रहे होंगे, यानी कि अगर चार्जेस जो है या कह सकते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन, बेसिकली चार्ज का जो मेन सोर्स है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन या चार्जेस अगर मोशन में हो यानी कि फ्लो कर रहे होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि आगे की चैप्टर्स में हम लोग इसके बारे में ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज की, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज होता क्या है? बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज की अगर हम बात करें तो ये किसी भी मैटर की जो क्या होती है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, बेसिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। कि बेसिक प्रॉपर्टी मतलब क्या है कि मतलब ये प्रोड्यूस करती है, मतलब कि कह सकते हैं कि किसकी वजह से, ये ऐसी फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, बेसिक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से हम मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक या कोई भी बॉडी मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस करती है। ठीक है। और इसको हम एक तरह से और भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि एक्सेस या डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन एन एटम, यानी कि किसी भी बॉडी या एटम पे इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेस में हो या डिफिशियंट में हो, ठीक है, तो हम उसको जो है क्या कह सकते हैं कि मतलब जो है कि उस बॉडी पे कुछ ना कुछ चार्ज है। इसको और ज्यादा हम अच्छे से डिस्कस करने के लिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये जान लें कि इलेक्ट्रॉन्स पे बेसिकली चार्ज कितना होता है, कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। अब अगर इसी तरह से हम प्रोटॉन पे चार्ज की बात करेंगे तो प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है, ठीक है, वो भी कितना होता है, एक प्रोटॉन की अगर हम चार्ज की बात करेंगे तो प्रोटॉन पे भी जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है उतना ही चार्ज जो है हमारा प्रोटॉन पे भी होता है। ठीक है। प्रोटॉन पे क्या होता है, बट क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे प्लस साइन होता है, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻19 गुलाम इस पर भी होता है। तो अगर हम 1.6 इंटू 10⁻19 गुलाम को अगर हम ई से डिनोट कर लें, ठीक है, कितनी बड़ी क्वांटिटी है, इसको हमने अगर ई से डिनोट कर लिया, ठीक है, तो चलो हम देखते हैं किसके बारे में। मान लो कि एक स्फीयर ले लिया, ठीक है, एक स्फीयर ले लिया और इस स्फीयर का नाम हमने दे दिया ए। ठीक है। इसमें मान लिया कि 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 10 प्रोटॉन्स हैं। तो जब 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 प्रोटॉन्स हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन की वजह से एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना है, तो 10 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना हो जाएगा, 10 इंटू दिस दैट इज -10 ही हम लिख सकते हैं। ठीक है। और उसी तरह से प्रोटॉन की अगर हम बात करेंगे तो प्रोटॉन पर भी जो है क्या होगा कि चूंकि ये भी क्या है 10 इंटू दिस, यानी कि 1.6 इंटू, इसको हमने ई से डिनोट कर रखा है, तो इसका मतलब क्या जाएगा, प्लस का 10 ई। अब अगर हम इनको ऐड करें तो टोटल चार्ज हमें क्या मिलेगा, 0। यानी कि कोई भी बॉडी है, एटम है, वो क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहना चाहती है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहती है जनरली। ठीक है। यानी कि इस पर नेट चार्ज की अगर हम बात करें तो क्या है, 0। क्लियर। इसके बाद से अगर हम एक दूसरी बॉडी ले लेते हैं बी, मान लो कि दूसरा बॉडी हमने बी ले लिया। अब इस बॉडी पे मान लो कि 8 इलेक्ट्रॉन है, फॉर एग्जांपल 8 इलेक्ट्रॉन है और 8 प्रोटॉन है। ठीक है। क्योंकि नॉर्मली कोई भी बॉडी क्या होती है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है। तो अब अगर हम इस पे नेट चार्ज की बात करें तो 8 इलेक्ट्रॉन मतलब कि -80 और 8 प्रोटॉन मतलब +80। टोटल हम ऐड करेंगे तो नेट क्या आएगा, 0। यानी कि इस पर भी हमने देखा कि नेट चार्ज 0 है। लेकिन अगर मान लो किसी भी वजह से ए से बी पर या बी से ए पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाएं, मान लिया कि ए से 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, किस पर, बी पर। ए से बी पर 2 इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर हो रहे हैं तो उसकी वजह से अगर हम देखते हैं तो क्या होगा कि ए के 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, बी के 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, तो क्या होगा कि अब ए के हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो ए में क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, इस पे कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 8। प्रोटॉन अभी भी कितना है, 10। ठीक है। अब इस पे नेट चार्ज की हम बात करें तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा भाई, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो -80 +10 प्रोटॉन तो +10 ई, तो टोटल ऐड करें तो क्या आएगा, +2e। यानी कि इससे हमें क्या मिला कि ए पर जो है हमें +2e या कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, यानी कि नेट चार्ज इस पे कितना आ गया, +2e। क्लियर। इसी तरह से अगर हम बी की बात करेंगे तो बी पे क्या है,
अभी पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, 8 इलेक्ट्रॉन थे। 2 इलेक्ट्रॉन ए से जब ट्रांसफर होकर के आया तो बी पे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 + 2 दैट इज 10। प्रोटॉन कितना रहा, अभी भी 8 ही रहा। तो प्रोटॉन अभी भी 8 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो गया, बढ़ गया, एक्सेस हो गया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, डिफिशियंस हुआ था, इलेक्ट्रॉन कम हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गया, मतलब कि अब नेट चार्ज किस पे बात करेंगे तो क्या जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन मतलब -10e + 8e इज इक्वल टू -2e, यानी कि इस पे नेट चार्ज क्या आ गया, -2e। तो हम देखेंगे कि इस पर क्या है कि निगेटिव चार्ज, यानी बी पर निगेटिव चार्ज आ गया, ए पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्लियर। अब ए पर पॉजिटिव चार्ज, बी पर नेगेटिव चार्ज आ गया सिर्फ इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने की वजह से। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ए पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई। तो जब इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है तो कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। जब इलेक्ट्रॉन का एक्सेस होता है तो कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो हमने देखा कि बी पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गया, मतलब कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, तो मतलब कि बी पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है। अच्छा, जो बेसिकली हम बात करें कि किसी भी मैटर की अगर हम बल्क मैटर है या मॉलिक्यूल है, एटम है, तो जो उनकी प्रॉपर्टी होती है वो इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फोर्सेस से ही हम बेसिकली डिसाइड करते हैं। अगर हम इसको एक एग्जाम्पल से देखें, कि एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो बेसिकली क्या है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज को सबसे पहले चार्ल्स डुफे सामने इंट्रोड्यूस किया, जिसके बारे में वेक्टर्स और रेजोनेंस, दो तरह के चार्जेस के बारे में उन्होंने बताया। वेक्टर्स बेसिकली वर्ड आया है वेट्रम से, लैटिन वर्ड है वेट्रम, वेट्रम मतलब होता है ग्लास। इन्होंने बेसिकली क्या लिया था कि ग्लास रॉड वगैरह लिया था या ग्लास लिया था, फिर उसके साथ जो उन्होंने जो है उसको मतलब सिल के साथ रब किया, रब करने के बाद से उनको जो है कुछ मतलब 2 ग्लास रॉड लिया और उनको सिल के साथ रब किया, रब करने के बाद से पता चला कि जो है मतलब दोनों को जब एक पास लेकर के आए दोनों ग्लास रॉड को, तो उनके अंदर जो है कुछ रिपल्सन उनको फील हुआ। तो इससे उनको ये पता चला कि दोनों पे जो है सेम नेचर के चार्ज डेवलप हुए हैं। उसी तरह से उन्होंने अंबर के साथ, यानी अंबर एक तरह का रेजिन होता है, ठीक है, तो उस पर जो एक्सपेरिमेंट किया, तो उस पर भी उन्होंने देखा कि कुछ अलग तरह का बिहेवियर का जो है चार्ज डेवलप हुआ। ठीक है, तो इस तरह से जो ग्लास पे यानी कि वेट्रम पर जो चार्ज डेवलप हुआ तो उसको उन्होंने वेट्रस कह दिया, और जो एम्बर पे चार्ज डेवलप हुआ था उसको उन्होंने रेजोनेंस कह दिया। ठीक है, चार्ल्स डुफे सामने ये सजेस्ट किया था। बट आगे चल के जब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने देखा कि जो है मतलब ग्लास ही लिया, उन्होंने बेसिकली ग्लास लिया, 2 क्वालिटी का ग्लास लिया, एक जो है लो क्वालिटी कह सकते हैं, फिर ग्राउंड ग्लास कह सकते हैं, या फिर हाई क्वालिटी की ग्लास। 2 मतलब ग्लास लिया। जब उन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट किया 2 अलग अलग क्वालिटी के ग्लास के साथ, तो उन्होंने पाया कि दोनों ग्लासेस जो है एक तरह का बिहेवियर नहीं दिखा रहे हैं, मतलब कि दोनों अलग अलग तरह के बिहेवियर दिखा रहे हैं, मतलब कि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि दोनों को सेम मटेरियल से रब किया, तो चार्ल्स डुफे के अकॉर्डिंग जो है दोनों पे कैसा होना चाहिए, सेम चार्ज आना चाहिए, बट सेम चार्ज नहीं आया। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि नहीं, ये जो रेट्रस और रेजोनेंस है ये उतना सुटेबल नहीं है, क्योंकि हम चार्ज को ये उसकी मतलब मटेरियल के बेसिस पे डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने जो है चार्ज को बेसिकली 2 टाइप के बारे में, यानी कि जो हमारा मॉडर्न कन्वेंशन है उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के नाम से हम जो जानते हैं, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। ठीक है, चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो जो लाइक चार्ज होते हैं, कि जैसे मान लो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, वो एक दूसरे को हमेशा रिपेल करेंगे। और नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज है या पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, किसी भी मटेरियल पे अगर हम कहें कि चार्ज कैसे आ रहा है या चार्ज को हम अगर देखना चाहें तो बेसिकली हम एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं कि एक अगर प्लास्टिक की कॉम्ब है उसको ऊल के साथ, ठीक है, ऊन के साथ अगर हम उसको रब करना शुरू करें तो जो प्लास्टिक का कम्ब है वो बेसिकली क्या होता है कि नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। ठीक है, अच्छा, इसमें अगर मान लो कि चलो ठीक है, ग्लास रॉड ले लिया, 2 ग्लास रॉड लिया और दोनों को जो हमने किससे सिल्क की क्लॉथ से जो हमने रब किया। रब करने के बाद से जब दोनों ग्लास रॉड को हम एक पास लेकर के आते हैं तो उसमें क्या होता है कि कुछ रिपल्सन दिखाई देता है, क्योंकि ये भी ग्लास रॉड है, ये भी ग्लास रॉड, दोनों को जो है हमने सिल्क से वो किया था, तो उस पे क्या हुआ, कुछ रिपल्सन
दिखाई दिया। बेसिकली ग्लास रॉड पे जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अगर हम सिल्क की बात करें, वो सिल्क क्लॉथ जो है वहां उस पर कौन सा, भाई ग्लास पे अगर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है तो उस पर कौन सा, निगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है। तो निगेटिव चार्ज यानी कि जो दो अलग अलग क्लॉथ से भी अगर हम दोनों को रब करेंगे, दोनों अलग अलग सिल्क क्लॉथ्स हैं, तो दोनों में भी आपस में रिपल्सन होगा, ठीक है। उसी तरह से प्लास्टिक रॉड लिया और उसको जो है कैट फर के साथ अगर हम रब करें, तो कैट फर के साथ रब करने के बाद जो है क्या होगा कि प्लास्टिक रॉड पे नेगेटिवली चार्ज आ जाएंगे। दो अलग अलग हमने मान लो रॉड ले लिया प्लास्टिक की और उनको कैट के फर से जैसे ही रब किया, तो रब करने के बाद से क्या हुआ कि इस पर नेगेटिव चार्ज इस पे प्लास्टिक की रॉड पे आया और कैट के फर पे क्या जाएगा, फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमने देखा कि इस पर जो है नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव नेगेटिव दोनों रॉड्स कैसे हैं, नेगेटिवली चार्ज हो गए, तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करेंगे। उसी तरह से कैट के फर, मान लो कि अलग अलग फर से दोनों रॉड को रब किया है और दोनों फर को अगर हम एक पास लेकर के आएंगे तो उनके बीच में भी रिपल्सन होगा, क्योंकि उन दोनों पर क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, ठीक है। उसी तरह से अगर मान लो कि ये एक रॉड हम ग्लास की, ये वाली रॉड जो कि हमने जो है सिल्क से रब कर रखा है, ठीक है, सिल्क के क्लॉथ से रब कर रखा है इसको, और दूसरा जो है प्लास्टिक रॉड जो मतलब जी कैट के फर से अगर हमने रब कर रखा है, ठीक है। इन दोनों को अगर हम एक पास में लेकर के आएंगे तो इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अपोजिटिवली चार्ज है, यहाँ पे क्या है, सेम चार्ज है, लाइक चार्ज है, यहाँ पर भी लाइक चार्ज। तो लाइक चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसी तरह से अगर हम बात करें उसकी मतलब जो कैट के फर को, यानी कि कैट के फर को और दूसरा जो है हमने सिल्क को, जिससे हमने ग्लास रॉड को और प्लास्टिक रॉड को रिस्पेक्टिवली जो है रब किया है, इन दोनों को अगर हम पास में लेकर के आएंगे, चूंकि कैट के फर पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे जो सिल्क क्लॉथ था, सिल्क का कपड़ा था, उस पर जो है नेगेटिवली चार्ज है, तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, यानी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब अगर हम यूनिट डायमेंशन की बात करें, चार्ज की यूनिट्स क्या होती हैं, तो बेसिकली अगर हम एसआई यूनिट की बात करें, तो चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है क्या, कूलाम्ब, ठीक है। इसको हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। सीजीएस यूनिट की हम बात करें, तो सीजीएस यूनिट बेसिकली चार्ज को दो तरह से हम डिस्कस करते हैं कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है, दूसरा इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज की अगर हम बात करें, इसको हम ईएसयू शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ईएसयू, फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, स्टैट कूलाम्ब, एसटीएटी स्टैट कूलाम्ब। इसको अगर हम लिखना चाहें मतलब कि शॉर्ट में सिंबॉलिक फॉर्म में, तो एसटीएटी कैपिटल सी भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी जो यूनिट है सीजीएस में, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज की अगर हम बात करेंगे, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट जो है ईएमयू या एब कूलाम्ब, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, एब, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट जो इसकी होती है वो एब कूलाम्ब होती है। इनमें बेसिक रिलेशन की हम बात करें तो रिलेशन क्या होता है, एक कूलाम में अप्रोक्सीमेटली 3 इंटू 10 टू दी पावर 9 स्टेट कूलाम होता है, ठीक है। इसको याद रख सकते हो ऐसे, कैसे, जो कोई लाइट की स्पीड कितनी होती है 3 इंटू 10 पावर 8, लेकिन यहाँ पे क्या है 3 इंटू 10 पावर 9 स्टेट कूलाम है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऐसे याद रख सकते हैं, बट ध्यान दें कि यहाँ पे 10 टू पावर 9 स्टेट कूलाम है, ठीक है। इसको हम राउंड फिगर ये भी लिख सकते हैं 1/10 एब कूलाम, यानी कि एक कूलाम में 3 इंटू 10 टू द पावर 9 स्टेट कूलाम होता है, या फिर 1/10 एब कूलाम होता है, ठीक है। या इसको हम लिख सकते हैं 0.1 एब कूलाम। इसको भी लिखने का अगर हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे, ए बी और कैपिटल सी, ठीक है। अच्छा, किसी भी बॉडी पे अगर हम टोटल चार्ज की बात करें, तो किसी भी बॉडी पे जो टोटल चार्ज होती है उसको एक्सप्रेस करने का तरीका होता है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। इसको आगे भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की अगर हम बात करेंगे तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू बेसिकली क्या होता है,
प्लस माइनस एन ई, एन क्या है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस लगा है तो इंटीजर लेकर के 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक कोई भी। और ई अभी हमने पहले डिस्कस किया है, ई की वैल्यू बेसिकली क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। डायमेंशन की अगर हम बात करें तो डायमेंशन क्या होता है, चार्ज का डायमेंशन। भाई देखो चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। आई क्या है, करंट, टी टाइम। ठीक, तो आई करंट के डायमेंशन क्या हो जाएगा, एम्पियर, और टाइम का डायमेंशन टी, यानी ए इंटू टी, आई टी हो जाएगा। ठीक है, इसका जो डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज को हम कैसे डिटेक्ट करेंगे कि कहीं चार्ज प्रेजेंट है कि नहीं है, इसको डिटेक्ट करने के लिए तो हमें बेसिकली डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो जो डिवाइस हम यूज करते हैं उस डिवाइस का क्या नाम है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, यानी ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप जो है ये ऐसा डिवाइस है जिससे हम क्या करते हैं, ये हम डिसाइड कर सकते हैं कि आसपास, यानी उससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि कोई भी बॉडी है उस पर चार्ज है कि नहीं है। ठीक है, और अगर चार्ज है तो उसका नेचर कैसा है। ठीक है, तो ये है डिवाइस जिसको हम बोलते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इसको गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्यों बोलते हैं, बेसिकली क्या होता है कि इसमें गोल्ड लीव्स की शीट्स जो है बिल्कुल यहाँ पे लीव्स की जो है गोल्ड की लीव्स होती हैं, शीट्स होती हैं, वो लगी होती है, इसलिए हम इसको गोल्ड लीफ बोलते हैं। एक हम बॉटल ले लेते हैं, जार ले लेते हैं, ठीक है, या ग्लास बॉटल ले लेते हैं। ठीक है, और उसके अंदर जो है एक ब्रास रॉड ले लिया। ठीक है, और उस ब्रास रॉड के थ्रू जो हमने गोल्ड लीव्स को अटैच कर दिया। ठीक है, गोल्ड लीव्स की जो दो अलग अलग दो लीव्स हैं दोनों को जो है बिल्कुल उसको अटैच कर दिया। ठीक है, अटैच करने के बाद हमने देखा अब उसको जो है बाहरी एंड को, यानी कि उसको एक एंड पर जो हमने एक ब्रास की डिस्क लगा दी। ठीक है, तो ब्रास की जब हम यहाँ पे डिस्क लगा देंगे तो क्या होगा, ये पूरा। अब उसके बाद से क्या होगा, इसको होल्ड करने के लिए हम इंसुलेटिंग प्लग या फिर हम कह सकते हैं कॉर्क, जो उसका माउथ है बॉटल का, वहां पे लगा देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए यहाँ पे क्या लगा देते हैं, मेटल फॉयल लगा करके और उसको अर्थ कर देते हैं, जिससे हमें इलेक्ट्रिक शॉक से हम बच जाते हैं। अब डिटेक्ट करने का जो तरीका है, क्या करते हैं, कैसे हम डिटेक्ट करते हैं, तो सबसे पहले किसी भी जिस बॉडी के ऊपर हमें चेक करना है, जिस भी मेटल के ऊपर चेक करना है कि उस पर चार्ज है या नहीं है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हम सबसे पहले क्या लेते हैं कि इस ब्रास डिस्क के या इसके जो कैप है इस पर जो हम ला करके उसको टच कराते हैं, यानी कि इसके पास जैसे ही टच कराएंगे तो जो चार्ज होगा वो क्या होगा, इसके थ्रू, यानी कि इसके थ्रू बिल्कुल ऐसे इन दोनों लीव्स पर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मान लो पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिवली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी चार्जेस है वो क्या होगा, इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो जाहिर सी बात है दोनों पे क्या है, सेम चार्जेस हैं। अभी तो अनचार्ज था, दोनों पे क्या है, सेम चार्ज है, तो ये क्या होंगे, डिफ्लेक्ट होने लगेंगे, मतलब कि एक दूसरे से रिपेल करने लगेंगे, और रिपल्शन होगा तो इन लिप्स के बीच में डाइवर्जन होगा। यानी कि अगर ये डाइवर्ज हो गए तो डाइवर्ज होने का मतलब क्या होगा कि जो भी हम मटेरियल या जो भी मेटल लेकर के इस पर टच कराए थे उस पर कोई ना कोई चार्ज है। ठीक है, और अगर मान लो कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा है, मतलब कि इसका मतलब कि कोई भी चार्ज इधर से आया ही नहीं है, तो मतलब कि इस पर कोई चार्ज नहीं था। क्लियर। लेकिन अगर वो चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, यानी उसके अगर हम नेचर की बात करेंगे तो नेचर को डिटेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको चार्ज कर लेंगे, इसको चार्ज कर लेंगे। मान लो कि पॉजिटिवली चार्ज कर लिया, मान लो कि एक रॉड लेकर के आए या कोई भी मेटल लेकर के आए, इस कैप से टच करा दिया, और जैसे टच कराया तो इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गए। जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गए मतलब कि इस पे कुछ चार्ज हो, यानी कुछ डिफ्लेक्शन इसमें पहले से दिख रहा होगा। ठीक है, तो आइडेंटिफाई करने के लिए हमने क्या किया कि पहले इस अननोन बॉडी से इसको हमने टच करा दिया, या जो भी मतलब कह सकते हैं कि नॉन चार्ज बॉडी है उसको ला करके इससे टच कराया। टच कराने में मान लो पॉजिटिवली चार्ज था तो हमने इस पे और उसके बाद उसको रिमूव कर लिया, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, इसके लीव्स जो हैं गोल्ड लीव्स हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। ठीक है, अब जब पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया तो अब हम क्या करेंगे, जिस मटेरियल को हमें चेक करना है कि उस पर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, तो जो भी टेस्ट है, मतलब जिस भी बॉडी को टेस्ट करना है उसको ला करके अगेन इस मेटल के कैप से टच कराएंगे, कांटेक्ट कराएंगे। तो कांटेक्ट कराएंगे तो क्या होगा कि मान लो पॉजिटिव चार्ज है, अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ
ऑलरेडी इस पे पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज हुआ तो इस पे क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज की मतलब जो क्वांटिटी है दोनों पर बढ़ जाएगी। जब क्वांटिटी बढ़ जाएगी इसका मतलब क्या होगा कि इनके बीच में डाइवर्जन और ज्यादा हो जाएगा, इनके और ज्यादा डिफ्लेक्ट होने लगेंगे। तो जब और ज्यादा ये डिफ्लेक्ट होने लगेंगे, यानी कि जब डिफ्लेक्शन ज्यादा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो चार्ज हम लेकर के आए थे, यानी कि जो भी मटेरियल ला करके यहाँ पे टच कराए थे, उस पर जो चार्ज है और मतलब इस पर जो चार्ज है दोनों सेम नेचर का। चूंकि ये तो हमको पता है कि गोल्ड पर पहले से ही पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि हमने पहले ही इसको पॉजिटिव चार्ज दे रखा था, तो इसका मतलब इस पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर मान लो निगेटिव चार्ज लेकर के आ जाए, ठीक है, या आप कोई और चार्ज लेकर के आ जाए, ठीक है, तो जैसे नेगेटिव चार्ज लेकर के आएंगे तो नेगेटिव चार्ज जो भी जैसे टच कराएंगे तो वो क्या होगा, फिर अगेन वो दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, और जब दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट को कम कर देगा, इसके पॉजिटिव इफेक्ट को कम कर देगा। मतलब इनके बीच में जो डिफ्लेक्शन है, यानी कि जो रिपल्सन है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि इनके बीच में डाइवर्जन नहीं होगा, यानी कि डाइवर्जन पहले से जो था और ज्यादा डाइवर्जन होने की बजाय क्या होगा कि डाइवर्जन कम हो गया, मतलब कि वो डिफ्लेक्शन कम हो गया, थोड़ा सा सिकुड़ गया, कंट्रैक्ट हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इस पर पॉजिटिव चार्ज था और जो बॉडी हम लेकर के आए थे वो निगेटिव चार्ज हो जाएगा। क्लियर? अब हम कंडक्टर और इंसुलेटर की बात कर रहे हैं। कंडक्टर्स बेसिकली क्या होते हैं कि कंडक्टर मतलब कि ऐसे मटेरियल या सब्सटेंस जो होते हैं जो क्या करें, अपने थ्रू चार्ज को फ्लो होने दें, यानी कि जो भी चार्जेस को अपने थ्रू फ्लो होने के लिए अलाउ करते हैं तो उनको हम कंडक्टर कहते हैं। और ऐसे मटेरियल से कंडक्टर में हम बात करें मेटल्स की, तो मेटल्स ऑलमोस्ट जो है कंडक्टर ही होते हैं। ठीक है, अब अगर हम इंसुलेटर की बात कर लें तो इंसुलेटर क्या होते हैं कि ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो क्या करते हैं, अपने थ्रू चार्ज को फ्लो नहीं होने देते हैं। ठीक है, अलाउ नहीं करते फ्लो होने के लिए, तो ऐसे मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। ठीक है, जैसे कि रबर हो गया, वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया। ठीक है, इसी वजह से इंसुलेटिंग मटेरियल, जैसे कि मान लो कि इलेक्ट्रिक वर्क वगैरह जब भी हम कर रहे हैं कहा जाता है कि रबर के ग्लव्स पहन लिया करो। ठीक है, तो रबर के ग्लव्स से क्या होगा, चूंकि रबर का ग्लव्स क्या है, इंसुलेटर है, तो अगर मान लो कि कहीं से जो है अगर इलेक्ट्रिसिटी जो है रिलीज हो रही होगी और अगर हमारी डायरेक्ट हमारी बॉडी में कांटेक्ट में आने की बजाय इंसुलेटर यानी रबर के कांटेक्ट में आएगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में करंट फ्लो नहीं होगा, जिसकी वजह से हमको शॉक नहीं लगेगा। ठीक है, एक दूसरा मटेरियल होता है कि सेमीकंडक्टर, जिसको हम बेसिकली ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में इंटरमीडिएट का काम करते हैं, मतलब इनके बीच की चीजें होती हैं। जैसे कि सेमीकंडक्टर एक तरह का हम कह सकते हैं कि ये इंसुलेटर ही है, लेकिन ये ऐसा इंसुलेटर है कि जब इसको कुछ सर्कमस्टेंसेस की कंडीशन में ये क्या होगा कि एज अ कंडक्टर काम करता है, कि जैसे कि सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया। ठीक है, ये सेमीकंडक्टर बेसिकली जो है मतलब सोलर सेल्स वगैरह में यूज किए जाते हैं, कि जैसे कि मतलब हीट पड़ती हो तो हीट की वजह से, हीटिंग इफेक्ट की वजह से इसमें के इलेक्ट्रॉन जो है फ्री हो जाते हैं। ठीक है, बेसिकली हम कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं मूव करने के लिए। ठीक है, तो उसी तरह से और इंसुलेटर में क्या होता है, फ्री नहीं होते हैं, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इस फ्लो नहीं कर पाता है चार्ज। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो मतलब कि चार्ज का फ्लो। तो सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है कि कुछ सर्कमस्टेंसेस, जैसे कि मान लो कि टेम्परेचर ज्यादा दे दिया है तो टेम्परेचर की वजह से इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फ्री हो जाते हैं, जल्दी फ्री हो जाते हैं। ठीक है, तो इनको जो है हम सेमीकंडक्टर्स कहते हैं, जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या है, सेमीकंडक्टर्स हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें कि जैसे कि एक प्रोसेस है, जैसे मान लो कि किसी भी बॉडी को या किसी भी चार्ज्ड बॉडी को अगर हम अर्थ के कांटेक्ट में ला दें, अर्थ के कांटेक्ट में जैसे वायर के थ्रू या किसी भी मीन्स के थ्रू जो है अगर हम अर्थ के कांटेक्ट में डायरेक्ट ला देते हैं, यानी कि इसमें क्या होगा कि चार्ज जो है वो बॉडी जो है वो अर्थ के साथ चार्ज का शेयर करना शुरू कर देगा। तो जब चार्ज के साथ जब शेयरिंग करेगा, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ग्राउंडिंग या फिर अर्थिंग बोलते हैं। ठीक है, अक्सर देखा होगा कि घर में हम कहते हैं कि शॉक से बचने के लिए जो है क्या करते हैं, अर्थिंग कर देते हैं। ठीक है, जो भी हमारी मेन लाइन होती है, ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं कि एक मतलब अर्थ वायर जो है हमारा
एक अर्थिंग करके या किसी भी मटेरियल को, रॉड को, मेटल शीट्स को, ठीक है, अर्थ के अंदर डिप कर दिया जाता है और उससे एक वायर ला करके जो हमारा 3 पिन प्लग होता है, तो उसमें जो है जो तीसरा प्लग होता है, ठीक है भैया, एक तो हमारा लाइव वायर के लिए होता है, एक न्यूट्रल के लिए होता है और तीसरा जो है अर्थिंग की वजह से होता है। ये बेसिकली उस पर्पज से किया जाता है कि हम ऐसे अप्लायंसेस, उन अप्लायंसेस को जिनको हम डायरेक्टली टच कर रहे हैं, अपनी मतलब जो है उसको टच कर रहे हैं, तो उन अप्लायंसेस से जो है हमें शॉक लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। भाई कहीं पे जो है शॉर्ट सर्किट हो रहा है किसी भी वजह से, उस अप्लायंस के सरफेस पे अगर करंट आ रही होगी तो उससे जो है क्या होगा, क्योंकि उस सरफेस से जो है वो तीसरा वायर कनेक्ट करके और अर्थ के अंदर भेज दिया जाता है, जिसकी वजह से हमको शॉक नहीं लगे, यानी कि हम लोग जो है शॉक से बच जाते हैं, यानी कि सेफ्टी मेजर्स भी होता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं अर्थिंग, या और भी अर्थिंग के बहुत सारे यूजेस हैं। बाकी हम जो है किसी बॉडी को चार्ज करना है, ठीक है, तो चार्ज करने के लिए भी हम इस मेथड का यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे इसके पर्पसेस हैं। तो अगर हम चार्जिंग की बात करें, यानी कि किसी भी मटेरियल को चार्ज कैसे करना है, तो चार्जिंग के बहुत सारे मेथड्स हैं। एक तो अभी हमने डिस्कस किया था रबिंग के बारे में, कि रब करने के लिए किसी भी दो चीजों को रब करेंगे तो भी ट्रांसफर हो सकता है चार्ज, तो या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, तो भाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो भी हम क्या कह सकते हैं कि चार्ज आ गया, तो रबिंग मेथड हो गया। फिर उसके बाद से जो है इंडक्शन होगा, एक होता है कंडक्शन, मतलब कि डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दो, ठीक है, तो कंडक्शन। तो लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम बात करेंगे इंडक्शन। इंडक्शन को हम इसलिए थोड़ा सा सेपरेट इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि रबिंग और कंडक्शन ये दोनों मेथड्स ऐसे हैं कि इसमें दो बॉडीज को डायरेक्ट कांटेक्ट में लाने की जरूरत पड़ती है, लेकिन इंडक्शन मेथड में कांटेक्ट में लाने की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी कि बॉडीज को कांटेक्ट में लाने की जरूरत नहीं है, मतलब कि बिल्कुल टच कराने की जरूरत नहीं है, थोड़ी दूर पे ही रहेंगे, लेकिन वो एक दूसरे के इफेक्ट से क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, ठीक है। के थ्रू हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो कि एक जो है हमने क्या ले रखा है कि स्फेयर ले लिया, मेटेलिक स्फेयर ले लिया और उसको एक स्टैंड पे हमने जो है उसको रख दिया, ठीक है। इसको इंसुलेटिंग स्टैंड बोलते हैं। ये जो स्टैंड दिख रहा है ये इंसुलेटिंग स्टैंड है, ठीक है। इसको हमने इस पर रख दिया, ठीक। जब इस पर हमने इस बॉल को रख दिया, फिर उसके बाद से हम क्या करेंगे, अभी तो इस पे क्या है, कोई चार्ज नहीं हमको दिख रहा है, क्यों, क्योंकि इस पे क्या, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, तो नेट चार्ज इस पे 0, मतलब कि इस पे कोई चार्ज अभी हमको दिख नहीं रहा है। लेकिन अगर हम एक निगेटिवली चार्ज बॉडी लेकर के जैसे इसके पास लेकर के आएंगे, क्या होगा, इस निगेटिव चार्ज की वजह से जो इसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले हैं, वो क्या हो जाएंगे, इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, मतलब कि हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन इससे दूर हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा इमेजिन कर सकते हैं, या फिर बेसिकली हम प्रोटॉन की हम बात ना करें, क्योंकि प्रोटॉन तो फ्री नहीं होते मूव करने के लिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही जो है मेन, इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से निकल करके चले जाएंगे इधर, मतलब इससे दूर भागेंगे, भाई ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन, मतलब ये भी निगेटिव, इलेक्ट्रॉन भी निगेटिव, तो वह क्या करेंगे, इससे दूर भागेंगे। तो जब इससे दूर भागेंगे मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे कुछ होल्स क्रिएट कर देंगे। होल्स जब क्रिएट करेंगे, उन होल्स को जो नेचर होता है वो पॉजिटिव नेचर होता है, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं, ठीक है। अब इसको हमने क्या किया कि इस एंड को हमने अर्थिंग कर दिया, ग्राउंडिंग कर दिया, मतलब एक वायर जो है इसको कनेक्ट करके अर्थ से डायरेक्ट कांटेक्ट में ला दिया। जब इसको हमने अर्थ से कनेक्ट कर दिया, तो कनेक्ट करने के बाद क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन, की अर्थ को हम बोलते हैं कि मतलब बहुत अच्छा सोर्स होता है किसका, कि चार्ज का, यानी कि एक तरह से ये इसको जितना ज्यादा चार्ज देना चाहो या इलेक्ट्रॉन देना चाहो, वो इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेगा, और इससे जितना इलेक्ट्रॉन तुमको चाहिए वो इतना इलेक्ट्रॉन वो दे सकता है, मतलब एक तरह से स्टोर रूम ऑफ चार्ज भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जो भी यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस हैं, नेगेटिव चार्जेस मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स मान लो है, तो भाई देखो प्रोटॉन तो मूव करेगा नहीं, ठीक है, फ्री नहीं होता मूव करने के लिए कौन है फ्री होता है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या होंगे, इस वायर के थ्रू ये बिल्कुल अर्थ के अंदर चले जाएंगे, मतलब कि ग्राउंड के अंदर चले जाएंगे। तो अब क्या होगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन तो चले गए, ठीक है। अब उसके बाद से हमने क्या किया, थोड़ी देर बाद जो है इस अर्थ वायर को हटा दिया, मतलब इसको हमने हटा दिया, हटाने के बाद से हमने देखा कि इस पे क्या होगा, सिर्फ पॉजिटिव, मतलब सिर्फ होल्स ही तो बचेंगे, भाई इलेक्ट्रॉन चले गए तो वहां पे होल बचेगा, ठीक है, और होल्स का नेचर कैसा, पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। अब ये जो हमारा जो भी हम लेकर के आए थे, इलेक्ट्रिफाइड रॉड लेकर के आए थे जिसमें बेसिकली निगेटिवली चार्ज था, ठीक है, इसको हमने हटा दिया, इसको भी रिमूव कर दिया। इसको जब रिमूव करेंगे तो अब ये क्या होगा, इस
का इफेक्ट तो अब इस पे नहीं दिख रहा है ना, तो जब इसका इफेक्ट पर से हट गया तो हटने का मतलब ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, यानी ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा, यानी कि पूरे स्फीयर पर स्प्रेड हो जाएगा। तो हमने देखा कि ये पूरा जो स्फीयर है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गया। क्लियर? तो ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है हम देख सकते हैं इंस्टेंट किसी भी बॉडी को जो है इंडक्शन मतलब कि बिना कांटेक्ट के, बिना टच किए हम किसी भी बॉडी को कैसे चार्ज। अब चार्ज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो चार्ज की जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन क्या होता है कि बेसिकली क्या होता है कि अगर हम चार्ज के क्वांटाइजेशन की बात करें कि तो चार्ज जो होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसका, क्वांटम ऑफ चार्ज का। क्वांटम ऑफ चार्ज का मतलब कह सकते हैं कि एक बेसिक एलिमेंट्री यूनिट का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। एलिमेंट्री यूनिट मतलब कोई भी यूनिट, मतलब छोटी यूनिट कह सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे चार्ज के लिए जो एलिमेंट्री यूनिट लिया गया है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को लिया गया है, मतलब कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम लिया गया है। ठीक है, तो हम बेसिकली चार्ज इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू एन इंटू ई लिख सकते हैं, और एन जो है +-1 +-2 कुछ भी हो सकता है, मतलब इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, तो ये जो बेसिक प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन का मतलब बेसिकली देखो क्या होता है कि जैसे कि एक किसी भी चीज का क्वांटाइजेशन, किसी फिजिकल क्वांटिटी का क्वांटाइजेशन मतलब उसके फंडामेंटल या जो भी उसका कह सकते हैं कि बेसिक क्वांटम है उसकी मतलब इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। जैसे कि मान लो एक बिल्डिंग है, ठीक है, अब उस बिल्डिंग में हम बात कर रहे हैं कि ग्राउंड फ्लोर, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, इस तरह से बहुत सारे फ्लोर्स हैं। तो जो हम देख रहे हैं कि ग्राउंड के बाद फर्स्ट फ्लोर आया, फर्स्ट के बाद सेकंड आया, सेकंड के बाद थर्ड आया, फोर्थ आया, फिफ्थ आया, तो हमने क्या देखा कि एक के बाद जो दूसरा आ रहा है इनके बीच में कोई तीसरा फ्लोर तो नहीं आ रहा है ना, कि जैसे कि मान लो कि ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड के बाद से फर्स्ट फ्लोर पे आए तो ग्राउंड और फर्स्ट के बीच में कोई और फ्लोर तो नहीं आ सकता ना, या फर्स्ट और सेकंड के बीच में कोई और नहीं आ सकता। मतलब कि एक इंटीजर देखो 1 2 3 4 5 इस तरह से इंटीजर्स आ रहे हैं, ठीक है, मतलब कि इंटीग्रल के फॉर्म में, इंटीजर के फॉर्म में मल्टीप्लाई होता हुआ चला जा रहा है। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि अगर किसी भी बॉडी पे जो टोटल चार्ज होता है वो क्या होता है, क्वांटम यानी बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, जिसको हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। मतलब क्या, Q इज इक्वल टू एन ई। ठीक है, इस पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखो ये है, इफ 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ अ बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड, मतलब कि ए बॉडी से बी बॉडी पर 10⁹ इलेक्ट्रॉन हर एक सेकेंड में मूव हो रहा है, रिमूव हो रहा है। ठीक है, ए से बी पे ट्रांसफर हो रहा है। भाई देखो जब ट्रांसफर होगा तो चार्ज तो आएगा ही आएगा। ठीक है, कह रहा हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन द अदर बॉडी, मतलब कि जो दूसरी बॉडी है उस बॉडी पर कह रहा है कि उस बॉडी पर 1 कूलम चार्ज आने में, मतलब 1 कूलम नेगेटिव चार्ज, भाई वहां पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो 1 कूलम नेगेटिव चार्ज आने में कितना टाइम लगेगा। तो कितना टाइम लगेगा, जैसे मान लो 1 सेकंड की हम बात करें तो 1 सेकंड में कितना 10⁹ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं बॉडी से। ठीक है, अगर हम कहें कि 1 सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन मतलब कितना चार्ज आ रहा है, तो भाई देखो 10⁹ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो इतना इलेक्ट्रॉन्स मतलब इतना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है अगर एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो। ठीक है, तो इतने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं मतलब 10⁹ इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो इससे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो टोटल कितना चार्ज ट्रांसफर होगा एक सेकेंड में 1.6 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, यहाँ पे क्या है 10⁻⁻19 है, 10⁹ है, तो क्या हो जाएगा, इनको ऐड कर लेंगे, बेस सेम है तो पावर ऐड करेंगे तो -19 + 9 क्या हो जाएगा 10⁻⁻10। तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा 1.6, मतलब एक सेकेंड में, हर एक सेकेंड में इतने कूलम चार्ज मतलब कि ट्रांसफर हो रहे हैं। क्लियर? अच्छा, अगर हम बात करें टाइम, कितना टाइम रिक्वायर होगा 1 कूलम चार्ज के लिए, भाई देखो 1 सेकेंड में इतना कूलम चार्ज जा रहा है। ठीक है, 1 सेकेंड में इतना कूलम चार्ज, तो 1 कूलम चार्ज के लिए क्या करेंगे, भाई देखो इस सबको
इधर मान लो 1 सेकेंड, एक साइड में मान लो 1 सेकेंड और एक साइड में 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम। इसको हम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं कि 1.6 इंटू 10⁻10 कूलम इज इक्वल टू 1 सेकेंड, मान लो, ठीक है, कि एक सेकेंड में इतना ट्रांसफर हो रहा है। बिल्कुल एलिमेंट्री मेथड है, यूनिटरी मेथड है, जो फिजिक्स क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है कि बिल्कुल यूनिटरी मेथड यहाँ पे लगाना है। तो अगर हम यहाँ से बात करें, इसको 1 कूलम को यहीं रखें तो ये पूरा का पूरा जो है वो क्या हो जाएगा, ट्रांसफर होकर के कहाँ चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, दूसरे साइड में। तो ये क्या हो जाएगा, दूसरे साइड में क्या है 1 सेकेंड, तो 1 अपॉन क्या जाएगा 1.6 इंटू 10⁻10, यानी कि अब इनको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद आंसर क्या जाएगा 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड, मतलब इतना सेकेंड लगेगा एक कूलम चार्ज ट्रांसफर होने में। ठीक है, अब इसको अगर देखो, चूंकि ये डेटा बहुत बड़ा है तो इसको और मतलब जो है बड़े यूनिट्स में, टाइम के बड़े यूनिट्स में कन्वर्ट कर लें। जैसे कि मान लो कि इसको ईयर में कन्वर्ट करना है, तो एक ईयर में कितना 365 डेज, तो 365 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करें एक डेज में कितना और, 24, तो 24 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद से 1 आवर में कितना सेकेंड, तो 60 सेकेंड्स। ठीक है, सॉरी 3600 सेकेंड्स। ठीक है, तो 3600 सेकेंड से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या जाएगा 6.25 इंटू 10⁻9 डिवाइडेड बाई 365 इंटू 24 इंटू 3600। अब इसको कैलकुलेट करें, ये टोटल क्या जाएगा ईयर्स में आएंगे। ठीक है, जब ये कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली 198 ईयर्स। ठीक है, लगभग 200 साल लग जाएंगे। सोचो, एक कूलम चार्ज ट्रांसफर होने में लगभग 200 साल लग जाएंगे। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, अब बात करें एडिटिविटी की प्रॉपर्टी। ठीक है, एडिटिविटी की जो प्रॉपर्टी होती है, एडिटिविटी क्या होती है, दूसरी जो प्रॉपर्टी है चार्ज की बेसिक एडिटिविटी। एडिटिविटी का मतलब क्या होता है कि किसी भी सिस्टम में जो चार्ज है, क्योंकि चार्ज की अगर हम बात करें तो चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको हम बेसिकली ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, सिंपल अलजेब्रा यूज करेंगे। ठीक है, सिंपल बेसिक अलजेब्रा हम यूज करेंगे, तो इसको हम अलजेब्रिक सम करते हैं, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव उसको लेकर के और उसको नेगेटिव पॉजिटिव साइन के साथ उसको लेकर के हम ऐड कर लेते हैं या सब्ट्रैक्ट। भाई नेगेटिव के साथ करेंगे तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, पॉजिटिव के साथ करेंगे तो वो एडिशन हो जाएगा। तो सिंपली जैसे मान लो 2 कूलम चार्ज है, -2 कूलम है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल क्या जाएगा 0 चार्ज जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का, मतलब कि चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब कि चार्ज जो है कभी भी मतलब किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें, मतलब कि उस सिस्टम में बाहर से ना चार्ज आ सकता है ना उस सिस्टम से चार्ज बाहर जा सकता है। तो अगर हम उस सिस्टम, जैसे कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में कि 2 चार्ज बॉडीज को लिया था और उन दोनों चार्ज बॉडीज पे जो है हमने देखा था कि मतलब कुछ चार्ज ट्रांसफर हुआ, लेकिन ए और बी 2 बॉडीज लिया था, तो ए पे टोटल चार्ज 0 था पहले, बी पर भी चार्ज 0 था, दोनों को ऐड करेंगे तो नेट चार्ज क्या आएगा 0 आएगा अभी भी। ठीक है, अब बाद में हमने देखा ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर होने के बाद से ए पर जो है +2 हुई और पी पर जो है -2 हुई। ठीक है, इस तरह से चार्ज आया, तो टोटल उस ए और बी का अगेन जो सिस्टम देखेंगे तो इनको पर देखेंगे टोटल क्या जाएगा +2 हुई और -2 हुई, टोटल 0 आ जाएगा। मतलब कि किसी भी सिस्टम पे जो अगर चार्ज जो है ट्रांसफर होता है, आइसोलेटेड सिस्टम है, तो उस पर क्या होगा कि अगर उस सिस्टम की हम बात करें तो उस सिस्टम में कोई चेंज नहीं होता है, यानी कि आइसोलेटेड सिस्टम है तो टाइम के साथ साथ उस पर चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का या फिर कह सकते हैं कि चार्ज का जो ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे होता है। ठीक है, मतलब कि चार्ज को क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, आई थिंक आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, लेकिन हम जो है कुछ होमवर्क प्रॉब्लम्स दे रहे हैं जिनको आप लोग प्रैक्टिस करना। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर ये है 1 है कि जैसे कि एक पॉलीथीन पीस है जिसको ऊल के साथ हमने रब कर दिया। ठीक है, और रब करने के बाद से हमने देखा कि उस पर कुछ निगेटिव चार्ज आ गया 3 इंटू 10⁻7 कूलम। ठीक है, तो इसमें ये बताना कि एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इजी क्वेश्चन है कि आप कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ और कहां से ट्रांसफर हुआ और किस पर ट्रांसफर हुआ, ये बताना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे थे तो क्या जो है मतलब कि कह सकते हैं कि यहाँ पे वूल से पॉलीथीन पर ट्रांसफर हो रहा है।
ठीक है, या पॉलीथीन पीस है उल से रब किया गया है, तो पॉलीथीन पे चूंकि बेसिकली हमारा क्या है कि नेगेटिव चार्ज हो रहा है, तो नेगेटिव चार्ज होने का मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो क्या उल पर से पॉलीथीन यानी कि पॉलीथीन नेगेटिवली चार्ज हो रहा है, मतलब पॉलीथीन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन इस पे आ रहा है, तो क्या इसमें मास का भी ट्रांसफर हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। मास का ट्रांसफर क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई देखो एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन का मास जितना होगा उस मास के बराबर जो है क्या होगा, ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो बिल्कुल हो रहा है, मास का ट्रांसफर हो रहा है। कितना हो रहा है? तो जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे उससे मल्टीप्लाई कर लोगे एक इलेक्ट्रॉन के मास से। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 2 है, व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ, यानी कि एक ग्लास रॉड है सिल्क के क्लॉथ से रब किया गया है, चार्जेस अपीयर ऑन बोथ, दोनों पे चार्ज आते हैं, यानी सिल्क पर भी आएगा, सिल्क का जो क्लॉथ है वो भी आएगा, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, और ग्लास की रॉड है उस पर भी आएगा। ए सिमिलर फिनोमेना इज ऑब्जर्व्ड विद मेनी अदर पेयर ऑफ बॉडीज, बहुत सारे पेयर बॉडीज में, जैसे हमने प्लास्टिक वाली कंडीशन देखी थी। ठीक है, यहाँ पे पॉलीथीन और ऊल की कंडीशन देख लो। ठीक है, कैन आई एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? क्या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यहाँ पे कंसिस्टेंट हो रहा है? मतलब कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि जो चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो अगर हम पॉलीथीन या उल की यहाँ पे बात करें, एग्जाम्पल के तौर पे पॉलीथीन या उल लिया, इन दोनों का जो सिस्टम है, यानी इनको अगर हम इस सिस्टम के यानी पॉलीथीन उल के सिस्टम में क्या टोटल चार्ज कंजर्व है कि नहीं है? बिल्कुल कंजर्व है, क्योंकि कहीं और से चार्ज तो इसमें आ नहीं रहा है, ना ही इसमें न चार्ज क्रिएट हो रहा है ना डिस्ट्रॉय हो रहा है, बस सिर्फ क्या हो रहा है, इस सिस्टम के एक पार्ट से यानी कि पॉलीथीन से उल पर ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, it is now believed that the proton and neutron which constitute nuclei of ordinary matter are themselves built out of more elementary units called quark. अब प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कंसिस्ट ऑफ द 3 क्वार्क, यानी कि देखो प्रोटॉन पे कितने 3 क्वार्क हैं, न्यूट्रॉन भी 3 क्वार्क, मतलब दोनों जो है 3 क्वार्क्स रहते हैं। 2 टाइप्स ऑफ क्वार्क, 2 तरह के क्वार्क हैं, एक अप क्वार्क डिनोटेड बाय यू ऑफ चार्ज, यानी कि अप क्वार्क पे कितना +2e, एंड डाउन क्वार्क है उस पे कितना -1/3 टुगेदर विद द इलेक्ट्रॉन्स बिल्ड अप ऑर्डिनरी मैटर। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के साथ जो है ये ऑर्डिनरी मैटर बनाते हैं। क्वार्क ऑफ अदर टाइप्स हैज आल्सो बीन फाउंड which gives rise to the different unusual varieties of the matter. ठीक है, सजेस्ट अ पॉसिबल क्वार्क कंपोजिशन ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की जो क्वार्क कंपोजिशन है उसके बारे में हमें डिस्कस करना मतलब बताना है। ठीक है, इसमें बताने के लिए देखो क्या क्या है, अप क्वार्क, अप देखो प्रोटॉन में कितने हैं 3 क्वार्क हैं। ठीक है, अप कितने हैं, मतलब एक अप पर कितना +2/3, उसी तरह से इस पे हम बात करेंगे, डाउन कितना तो -1/3। ठीक है, तो इनको हम टोटल जो है कैलकुलेट करके ये कंपोजिशन बताना है। ठीक है, कि क्या क्या कंपोजिशन होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ द बॉडी इज क्वांटाइज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटाइज्ड होती है। ठीक है, अभी हम क्वांटाइजेशन की बात कर रहे थे, तो क्वांटाइजेशन बिल्कुल क्वांटाइज्ड होती है। क्यों? क्योंकि देखो चार्ज का जब भी होता है किसी भी बॉडी पे चार्ज क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री यूनिट होता है। ठीक है, तो एलिमेंट्री यूनिट का मतलब कि भाई किसी भी बॉडी पे क्या जो चार्ज का ट्रांसफर है या जो भी चार्ज है भाई एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, मतलब कि इंटीजर के फॉर्म में। ठीक है, ट्रांसफर होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, व्हाई कैन वी इग्नोर द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन द डीलिंग विद द माइक्रोस्कोपिक दैट इज अ लार्ज स्केल, यानी कि जब लार्ज स्केल पर हम डील करते हैं तो हम क्वांटाइजेशन की थ्योरी को इग्नोर कर देते हैं। क्वांटाइजेशन बेसिकली क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल, वहां पे चूंकि लार्ज स्केल होता है तो लार्ज स्केल में क्या हो कि हमें इंटीग्रल के फॉर्म थोड़ा सा काउंटिंग में दिक्कत होती है, इसको इग्नोर कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ठीक है, दीज आर द होमवर्क प्रॉब्लम्स। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।